प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने काफ़ी अपनी फीडबैक दी। अब मैं चलता हूं दोबारा स्टूडेंट्स की तरफ। और जो सैलरीज मिलती हैं शुरू में, उससे आप लोग कितने मुतमईन हैं? उससे हम टोटली सेटिस्फाइड हैं जहाँ तक मैं समझता और हूँ। आपका या सिविल का डिसिप्लिन है तो एवरेज सैलरी क्या है सिविल इंजीनियर्स की जी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग सैलरी? हमारी 15 अबव होती है ये। अब पंद्रह वो, हज़ार जी हाँ, अब वो 20 प्लस भी हो सकती है। बहरहाल इससे कम नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सही है, और जी हाँ, आजकल वी के आर हालात को सेटिस्फाइड। देखते हुए जितनी महंगाई है, 15,000 से स्टार्टिंग हो नहीं रही नहीं है सर, किसी इंजीनियर की, एक्चुअली तो जब आप हम जाते कह रहे हैं हैं सही है। फ्रेश, हमारे सीनियर्स ने भी हमें ये बताया, हमारे टीचर्स भी ये बताते हैं कि हम जाते हैं उस वक्त हम सीखते हैं। हम यहाँ से इंजीनियर बन के नहीं जाते, हम वहाँ फील्ड में जाके फिर मज़ीद इंजीनियर बनते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स बैड। फिर ये कि ये कोई आपकी परमानेंट नहीं है, ये ज़िंदगी भर की नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप अपनी महारत दिखाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास कॉम्पिटेंट होंगे, उतना इंक्रीमेंट होता जाएगा। जी आप बताइए। जैसा आपने सवाल किया सैलरीज के बारे में, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखें स्टार्टिंग में हमारे सेटिस्फाई होने या ना होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वी जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड ना। और शुरू में अगर मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1 साल तक का ट्रेनिंग सेशन होता है। वो जो ट्रेनिंग सेशन के दरमियान हमें जो सैलरीज मिल रही हैं वो भी कंपनी हमें दे रही है, और जो ट्रेनिंग मिल रही है वो भी कंपनी हमें दे रही है, यानी 1 डेढ़ साल तक तो हमसे कुछ ले ही नहीं रही है वो। तो इस हवाले से हमें लाजमन सेटिस्फाई होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हर एक के लिए होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि वो अपना एक लिमिट बना लेते हैं कि मुझे इस सैलरी पर ही वर्क करना है, और ये भी सबब बनता है इस बात का कि उनको एम्प्लॉयमेंट देर से मिलती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन देयर एटीट्यूड्स। ठीक है, चलें, और इस पे कौन कमेंट करेगा? जी। मेरा नाम फ़ाद नईम है। सर, ये जो इन्होंने बात की सैलरी की, देखिए एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर एक इंजीनियर मार्केट में आप निकल रहे हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको एक टेक्निकल स्किल्स या एक इंडस्ट्रियल का एक नॉलेज गेन करनी है। तो उसके लिए अगर आप सैलरी को अपने फोर फ्रंट पे रखेंगे कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, और मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सैलरी, इस तरह की बातें, तो उसमें फिर आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। इन्होंने बिल्कुल ये बात सही कही थी कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उस वक्त इंडस्ट्री आपको ट्रेन कर रही होती है, वो आपसे कुछ ले नहीं रही होती, आपसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इतनी ज़्यादा दी नहीं जा रही होती हैं। तो उस हिसाब से सैलरी शुड बी द मेन इशू। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी इस पे कि एग्जैक्टली सैलरी एक इशू ऐसा नहीं है, बिकॉज जब तक हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम लोग के पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, हम बुक्स पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट्स इट। इंडस्ट्री में जाके इट्स अ वेरी वाइड फील्ड, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में सेटल डाउन होने के लिए वी नीड सम टाइम, और अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड सम टाइम। और उस पीरियड के अंदर हमें जो सैलरी मिल रही होती है वो हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे कि उन्होंने बात की कि हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं या प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, तो ये भी आप डिपार्टमेंट वाइज कह सकते हैं। लेकिन मेरे जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट भी हैं, उस पर काम भी कराया जाता है जो पाकिस्तान में पहली या दूसरी मरतबा एनईडी ने लिए। उसके अलावा पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं थे। जैसे कि मैं तस्करा कहूँ, एफडीएम मशीन है, या जब सीएनसी मशीन एजुकेशनल वर्जन आए तो लोग देखने आते थे उनको कि यार ये यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हैं। और अगर मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक मिनी मिल थी, टेक्सटाइल मिल, जहाँ फैब्रिक बनता था और अभी भी बनता है, और वो सेल भी करते थे, रॉ फैब्रिक। तो यकीन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाती है। लेकिन जाहिर है वो आप ऐसा ट्रेनिंग इंजीनियर हायर किए जा रहे हैं तो आपको वैसे ही ट्रीट भी जाएगा, और आपको ट्रेनिंग भी, अगर आप ट्रेनिंग के पैसे और अपनी सैलरी को ऐड कर लें तो वो अच्छे खासे ही बन जाते हैं। जी। मैं, जैसे आपने सैलरी की बात की थी, ठीक है सैलरी पैकेजेस कुछ कम हैं, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिसकी वजह ये है कि जो स्टार्टिंग जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अगर आप देखेगा तो डॉलर्स वाले 40,000 पे कर रहे हैं, दैट सेटिस्फैक्ट्री इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग। सुपार्को वाले आपको 36,000 पे करेंगे, एंग्रो वाले आपको 40,000 पे करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक ग्रेजुएट के लिए काफ़ी है। और इंजीनियर का इतना तो लेवल होना चाहिए कि वो कम से कम 10-12 हज़ार तो ना ले, क्योंकि एक इंजीनियर 4 साल की डिग्री और एक टेक्निकल जो वर्कर होता है, जो लेबर होता है, उसमें कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। ठीक है जी। सैलरी अगर हम देखा जाए तो बेसिकली वी हैव 4 इयर्स पीरियड फॉर बैचलर्स, हम 4 साल टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं। अगर मेरे नज़र से देखा जाए तो इसके बाद के जो 1 साल जो जॉब पीरियड होता है उसको बेसिकली ट्रेनिंग कंपलसरी कर देना चाहिए इस एजुकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली हमें एज एन इंजीनियर प्रिपेयर कर रहा होता है। 4 साल हम सिर्फ टेक्निकल सीख रहे होते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हमें नहीं आ रहा होता। वो असल में हम उस वक्त करते हैं जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, हम उसको बाकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और हमें पता चल रहा होता है कि हमने उन 4 सालों में क्या सीखा और उसको अप्लाई करने से हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है जी। आप
सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगी जो उन्होंने बात की, क्योंकि हम लोग को इंटर्नशिप के भी काफ़ी मौके मिलते हैं और इंटर्नशिप में हम लोग जो हैं काफ़ी सीख जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में और वहाँ के माहौल के बारे में। तो मैं नहीं समझती कि बहुत कम सैलरी होनी चाहिए फॉर द स्टार्टर्स। सैलरी तो है, सैलरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इंटर्नशिप कर चुके होते हैं और हम लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है उस वक्त। ठीक है जी, वकार को अगर बात कर लें, आपकी तरफ मैं आता हूँ पीछे। सर जितने भी लोगों ने यहाँ पर बात की है, हो सकता है पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हों, लेकिन मेरे ख्याल से कोर वैल्यू इन सबकी एक ही है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी एक बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। कराची के जो टॉप लड़के होते हैं वो यहाँ आते हैं, उनको फिर थ्रू आउट एक बहुत ही मेरिटोरियस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मेरिट, चाहे वो सैलरी की बात हो, जैसे वो बाइसिंग की बात आ गई थी, वी एक्सपेक्ट मेरिट बिकॉज ये कि हमें एक आदत है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हाँ ट्रेनिंग की बात है, स्किल की बात है, ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि आप हमें शुरुआत ही बहुत अच्छी दें, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए ना कि हमें लगे कि क्यों डिमांड नहीं करें? अगर आपने मेहनत करी, आप समझते हैं कि आपकी वर्थ उससे ज़्यादा है, तो क्यों नहीं? सर बेसिकली अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सेक्रीफाइस जो है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो हमें कोई बुराई नहीं नज़र आती, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर जैसे यहाँ पर जो एक पॉइंट बहुत से लोगों ने बोला वो ये कि स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी भी मिले तो काफ़ी है। ये चीज़ प्रमोट करती है फिर उस इंजीनियर को कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो जॉब छोड़ के चला जाए, कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले और छोड़ के चला जाए। इंडस्ट्री को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस कायम करे स्टूडेंट्स के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, और इसके लिए फिर आपको ज़रूरी कि अच्छा इनिशिएटिव दें। सर मेरे नज़दीक सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ वर्क आपको किस तरह का मिलेगा कंपनी में। अगर आप पावर जनरेशन में जाना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रोडक्शन कंपनी से ज़्यादा तनख्वाह की ऑफ़र है, तो बेहतर यही कि आप अपनी ये नहीं पावर जनरेशन में ही जाएँ। बाय एंड लार्ज मुझे यही फीडबैक मिली है कि ज़्यादातर लोग आप यही कह रहे हैं कि इनिशियल सैलरी जो भी होती है उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं, सच कोई मसला नहीं है। अब्दुल कलाम साहब, आप जब ने फीडबैक सुनी तनख्वाह के बारे में स्टूडेंट्स की, तो आप समझते हैं कि ये सही सोच रहे हैं और इनिशियली मकसद ये होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएँ, इनिशियल सैलरी नहीं देखें? नहीं, वो ये हम लोग जो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और हमारे ज़माने में उस वक्त इंजीनियर्स के लिए इतनी जगह दी थे और लोग उस वक्त बहुत ज़रा ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अगर ये जनरेशन अगर सेटिस्फाइड है, इसका सिर्फ मतलब है कि कम से कम इस जनरेशन में ज़्यादा आइडियल्स है हम लोगों से। ठीक है। इनिशियल सैलरीज में इतना ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है। I mean, कोई इंजीनियर को 5,000 में नहीं रखेगा, फ्रेश इंजीनियर को, कोई फ्रेश इंजीनियर को 1 लाख नहीं देगा। ये 20 to 35 की एक रेंज है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी हायर कर रहे हैं, आप कितने इंजीनियर्स इंडक्ट कर रहे हैं। ये बाज़ कंपनीज होती हैं जिन्होंने सिर्फ 2 इंजीनियर्स रखने होते हैं, बाज़ कंपनीज होती हैं जहाँ 30 से 40 इंजीनियर हर साल आते हैं। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप स्टाइपेंड ट्रेनीज़ के लिए क्या फिक्स करते हैं। कलीम साहब, आपके लास्ट कॉमेंट। जी, ओवरऑल मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो मुझे अप्रोच लगी बहुत अच्छी लगी कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अब अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंडस्ट्री में स्टेप इन करूँ और उसके साथ ही जो है तो कुछ अपने आप को लर्न करूँ प्रैक्टिकल साइड से। तो मैं समझता हूँ पहली प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि आपको अपने डिसिप्लिन पे और अपने, एक साहब ने कहा था, विजन के मुताबिक, अपनी ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आपको वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जॉब को पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा एक और लिमिटिंग फैक्टर अक्सर मैंने देखा है वो ये होता है कि लोग कहते हैं नहीं जी मैंने कराची में ही करना है, मैंने इसके अलावा जॉब नहीं करनी है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें इनिशियल स्टेजेस में अपने लिए, वो आपको अपॉर्चुनिटी लाता है, आपको ग्रूम करता है, डेवलप करता है। और लास्ट में थर्ड होनी चाहिए आपकी सैलरी का इशू, और सैलरी के साथ ये है कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है वो बाय देमसेल्व्स रिव्यू करते रहते हैं एंड दे ट्राई टू गिव यू ए रीजनेबल व्हाट इज पॉसिबल विद इन द गिवन ओवरऑल कंट्री इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और आपसे बात करें, आपके स्टूडेंट्स से बात करें। आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को ये मौका दिया। ठीक है, रसलान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और कलीम सिद्दीकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।